अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th की उर्दू के साथ मैं आपके रूबरू हूँ और आज मैं बताऊँगा अफसाना भाभी जान के बारे में। अफसाना भाभी जान का खुलासा भी बताऊँगा और साथ ही साथ सुहेल अजीम आबादी के बारे में भी आप जानेंगे। ये जो मेरा बदला हुआ रूप देख रहे हैं ये लॉकडाउन का नतीजा है। बहरहाल सोचा कि इस लॉकडाउन में एक अच्छी वीडियो बने, लंबी वीडियो बने, इसी गर्ज से मैं आज हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम सुहेल अजीम आबादी के बारे में जानते हैं। तो सुहेल अजीम आबादी का पूरा नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान और इनका तखल्लुस है, शायरी करते थे वो पहले, तो उसमें तखल्लुस उन्होंने रखा था सुहेल। तो सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश 1911 में पटना में हुई। उनका आबाई वतन है वो भदवल है जो पटना ज़िला में वाक़ है। जब ये 1 साल के थे तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, इसलिए इनकी परवरिश इनके नानीहाल में हुई। इन्होंने शुरू में शायरी भी की, लेकिन बाद में अफसाने निगारी की तरफ मुतवज्जह हुए और बेहतरीन अफसाने लिखे। इनके जो 3 अफसानवी मजमूए हैं उसमें अलाव, 4 चेहरे और आदमी के रूप बहुत मशहूर हैं। इनके अफसानों की तादाद 125 है। एक नावल भी इन्होंने लिखा जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। 1980 में सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। भाभी जान का खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भाभी जान जो अफसाना सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है, इस अफसाने में उन्होंने समाज की एक ऐसी खातून को किरदार बनाया है, एक ऐसी औरत को किरदार बनाया है जो हालात और मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद अपने घर को चलाती है, बाल बच्चों की परवरिश करती है। ऐसे बहुत सारे किरदार हमारे आसपास और भी मिल जाएंगे। सुहेल अजीम आबादी ने इस अफसाने के ज़रिए एक बड़ा पैगाम दिया है कि औरतों के अंदर जो ताकत होती है वो मर्दों में नहीं होती। औरत ईसार और कुर्बानी के एक नमूना हुआ करती हैं। उनके अंदर सब्र होता है और ये खूबियाँ मर्दों के अंदर नहीं होती हैं। इस अफसाने में जो ख़ास किरदार है भाभी जान का नाम है रुकैया। रुकैया भाभी के नाम से मशहूर है। रुकैया भाभी से मिलने के लिए उनके देवर अख्तर साहब जो एक शायर हैं उनके पास जाते हैं। वहां जाने के बाद वो भाभी जान के पास रहते हैं। भाभी जान के रहन सहन, भाभी जान की जिंदगी से वो बहुत मुतासिर होते हैं और उनकी ही सारी बातें इस अफसाने में मौजूद हैं। यानी इस अफसाने में मैं वो अख्तर साहब हैं जो अपनी बातों को यहाँ पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं भाभी जान के पास था। तो आखिर भाभी जान किसकी भाभी जान? तो अख्तर साहब की भाभी जान। भाभी जान के शौहर का नाम है नन्हे भाई। पहले किरदार को आप लोग जान लें ताकि समझने में अच्छा हो। भाभी जान के शौहर का नाम नन्हे भाई है और एक बच्ची आती है वहां पढ़ने के लिए जिसका नाम है शम्मी। साथ ही साथ भाभी जान की बेटी भी है जिसकी वो देखभाल करती है। अब सीधे सीधे मैं आपको बताऊं इस अफसाने के बारे में कि भाभी जान की ज़िंदगी बहुत ऐशो इशरत में गुजरी। वो बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जब भाभी जान की शादी नन्हे भाई से हुई तो लोगों को ये गुमान न था कि जो ऐशो इशरत में भाभी जान की ज़िंदगी गुजरी है वो वहाँ जाकर सेट हो पाएंगी, क्योंकि माहौल बहुत अलग था। भाभी जान अपने ससुराल में आ गई शादी के बाद और कुछ ही दिनों में अपने आप को ससुराल के मुताबिक ढाल लिया। नन्हे भाई को सियासत का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो अक्सर जेल में रहा करते थे, जेल जाया करते थे। अख्तर साहब जो इनसे मिलने के लिए आए हैं, ये दौर भी वही दौर है जब भाईजान जेल में मौजूद हैं। अब जब अख्तर साहब यहाँ आए हैं तो वो भाभी को एक अलग रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि भाभी जान क्या है? वो सब्र की एक मिसाल है, इसार और कुर्बानी की एक मिसाल है। वो कहते हैं कि जैसे कलीसा यानी चर्च में जलती हुई शमा सबसे बेनियाज जलती रहती है, उसका काम है रोशनी फैलाना, दूसरों को फायदा पहुंचाना। यही काम भाभी जान का भी है। शमा अंदर से जलती रहती है, पिघलती रहती है, लेकिन किसी को इससे कोई गरज नहीं होता। शमा को खुद भी इससे कोई गरज नहीं होता और शमा दूसरों को रोशनी देने के लिए जलती रहती है। भाभी जान भी कलीसा की उस शमा की तरह है जो अपने दर्द को भूलकर दूसरों का ख्याल रखती है।
आगे अख्तर साहब कहते हैं कि भाभी जान बच्चों को खिला पिलाकर स्कूल भेजती हैं। उसके बाद घरों के काम को निपटाती हैं। फिर भाभी जान खुद भी एक कॉलेज में जाती हैं। कॉलेज से उनको 400 रुपया महीने की तनख्वाह मिलती है और साथ ही साथ एक और बच्ची को पढ़ाती हैं जिससे 50 रुपया की आमदनी होती है। यानी कुल मिलाकर 450 रुपया उनकी आमदनी है और यही 450 रुपये की वजह से उनकी घर गृहस्थी चल रही है। तो भाभी जान बहुत ही ख़ास हैं। अख्तर साहब उनको देखते हैं। एक दिन भाभी जान अख्तर से कहती हैं कि अख्तर, तुम इतने दिन से यहाँ हो और तुमने बताया नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें छूट गई हैं कि एक दिन अख्तर साहब सोए रहते हैं, भाभी आती हैं और कहती हैं कि अख्तर साहब जागिए क्योंकि सुबह हो चुकी है। और अख्तर साहब जागते हैं। जागने के बाद चाय नाश्ता के बाद भाभी जान चली जाती हैं और अख्तर साहब भाभी जान के बारे में सोचने लगते हैं। शाम के वक्त जब भाभी आती हैं, अख्तर साहब से बात करती हैं। एक दिन शम्मी भी वहाँ पहुँचती है। वो कुछ शर्माती है तो भाभी जान शम्मी को अपने पास बुलाती हैं और अख्तर से कहती है कि ये शम्मी है और ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत करीब है मेरे। और शम्मी से अख्तर साहब का तारुफ करवाती है कि ये अख्तर साहब हैं, ये शायर हैं और मेरे देवर भी हैं। तो शम्मी कहती है कि आपने जो ऊन दिया था मैंने उसके स्वेटर भी बुन दिया और कुछ ऊन बचा था उस ऊन से मैंने मोजे भी बुन दिए। भाभी जान उसको लेती हैं और लेने के बाद फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। भाभी कहती है कि रात में मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। शाम होती है, रात होती है, भाभी जान चली जाती है हॉस्पिटल। वो अपने हाथ में दूध लिए हुए और वो स्वेटर लिए हुए वो निकल जाती हैं। पता चलता है कि भाभी जान का कोई मुलाजिम है जिसकी बेटी हॉस्पिटल में है, उसको डिलीवरी हुई है और ये सब कुछ उसी के लिए ले जा रही है। ये भाभी जान का किरदार है। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो भाभी जान जिनकी शुरुआती ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरी थी, आज भाभी जान की हालत ये है कि उनके घर में जो सिंगार मेज़ है, सिंगार मेज़ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंघी है और कोई चीज़ नहीं है। साथ ही एक तस्वीर भी है नन्हे भाई की और भाभी जान की। वो किसी पुराने दौर की तस्वीर है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। इसके अलावा घर में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सके। भाभी जान के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो और भी फालतू चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करें। भाभी जान की आदत है, वो नए लिखने वालों को ख़त लिखती हैं और उनकी हौसला अफजाई करती हैं, उनको बताती हैं कि आप लिखें और उनको ख़त के ज़रिए हौसला अफजाई फरमाती है उनकी, ताकि वो और भी बेहतर तरीके से लिख सके। भाभी जान को जो पैसा मिलता है वो अपनी ज़रूरतों में खर्च करती है, साथ ही साथ दूसरों की मदद पे भी खर्च करती हैं। कुछ फलाही इदारों में चंदे की सूरत में भी खर्च करती हैं। भाभी जान की जब शादी हुई थी तो लोगों को ये ख्याल नहीं था कि भाभी जान की ये शादी कामयाब होगी, क्योंकि भाईजान को सियासत में दिलचस्पी थी, सियासत का शौक था, इसलिए भाईजान अक्सर सियासत की वजह से जेल जाया करते थे। भाभी जान ने अपने आप को इस माहौल में ढाल लिया और ढालने के बाद वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। वो सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, नहा कर तैयार होती, बच्चों को स्कूल भेजती और ख़ुद भी कॉलेज चली जाती। भाभी जान के ताल्लुक़ बहुत बड़े बड़े लोगों से थे, लेकिन कभी भी भाभी जान ने किसी का कोई सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद जी और मेहनत किया। उन्होंने दूसरे से कोई मदद नहीं मांगी। इसके बाद एक दिन की बात है जब ये दोनों गुफ्तगू करते रहते हैं कि अचानक शम्मी आती है, बहुत उदास रहती है वो। भाभी जान उससे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है। बहुत कुछ कहने पर शम्मी बोलती है तो उसके भाई के एमए की फ़ीस जमा नहीं हो पाई है, जमा करना ज़रूरी है। तो भाभी जान उसको कमरे में ले जाती हैं और एक बॉक्स खोलकर उसमें से 2 सोने की चूड़ियाँ निकालती हैं। ये सोने की चूड़ियाँ उन्होंने अपनी बेटी के लिए रखा था। बहुत मेहनत से एक एक दिन एक एक पैसा जमा करके उन्होंने अपनी बेटी रेहाना के लिए रखा था और आज वो चूड़ी उन्होंने शम्मी के हवाले कर दी। शम्मी लेने से इनकार करती है, कहती है नहीं चाहिए, क्योंकि रेहाना ने उस चूड़ी को सिर्फ एक बार ही पहना था। तो शम्मी को ये गवारा नहीं होता, वो नहीं लेना चाहती है। लेकिन भाभी जान उसे समझाती है कि देखो, हम लोग का काम है एक दूसरे की मदद करना। अगर हम एक दूसरे की मदद के लिए मदद कर सकते हैं
तो करना चाहिए। तो वो चूड़ी शम्मी के हवाले कर देती हैं, शम्मी चूड़ी लेकर चली जाती है। ये भाभी जान का हौसला होता है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी मजबूरियों के बावजूद भाभी जान दूसरों की मदद करती हैं, दूसरों के साथ रहती हैं। एक दिन जब वो दोनों बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि अख्तर, तुम यहाँ बहुत दिनों से हो, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो खुद ही भाभी कहती हैं कि अरे तो तुम्हारी शादी का क्या हुआ। तो ये कहते हैं, अख्तर साहब कहते हैं कि देखिए बात यह है कि अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी उनकी पसंद के मुताबिक हो और एक अहमक लड़की, बेवकूफ़ लड़की से हो जाए जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो भाभी जान कहती हैं कि तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे। तो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जमीला से मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं कि अगर जमीला से शादी हुई तो वो जमीला को घर में नहीं आने देंगी। तो भाभी कहती है ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा करो तुम उससे शादी कर लो, तुम उसको लेकर यहाँ चले आओ, मैं उसको अपने पास रखूंगी, एक बहन हो जाएगी मेरी, वैसे भी यहाँ लोग बहुत कम हैं। भाभी जान की ये बात सुनकर अख्तर साहब को हौसला मिलता है, साथ ही वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाभी जान कितनी हिम्मतवर हैं, कितनी हौसलामंद खातून हैं, इतना कुछ होने के बाद भी दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब जो इस अफसाने का आखिरी हिस्सा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि अख्तर साहब कहीं से घूम कर आते हैं तो देखते हैं भाभी जान फूट फूट कर रो रही है। भाभी जान और रोना ये बहुत अजीब सी बात होती है कि ये हौसलामंद इंसान, ये हौसलामंद औरत आखिर कौन सी बात पे इतना रो रही है। वो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, तो भाभी जान एक तार उनके हवाले करती हैं, जो तार आया हुआ रहता है। तार आप लोग के ज़माने में नहीं, पुराने ज़माने में चलता था कि पोस्ट ऑफिस में एक मैसेज आता था, उस मैसेज को टाइप करके भेजा जाता था कि फलाना मतलब उसमें मैसेज होता था, पैगाम होता था पोस्ट ऑफिस के जरिए, जिस तरह खत आता है ना, उसी तरह तार भी आता था। तो तार आया हुआ है, भाभी जान वो तार अख्तर साहब के हवाले करती हैं और कहती हैं पढ़ लो। अख्तर साहब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके जो मतलब उनके जो भाई जान है, नन्हे भाई, उनकी ज़मानत नामंजूर हो चुकी है और इसके लिए मतलब उनको और कुछ दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। ये बात भाभी को अंदर तक हिला देती है। कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद तो भाभी के पास भी है कि उसका शौहर लौट कर आएगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि परिवार हो तो मुकम्मल तौर से हो। ये सोचिए भाभी पर क्या गुजर रही होगी। नन्हे भाई जेल के अंदर हैं और भाभी यहाँ किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं अपनी बच्ची के साथ। भाभी अंदर से टूटी हुई है। भाभी कहती हैं कि अख्तर, आज रात मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे भाई की ज़मानत नामंजूर हो चुकी है, इसलिए मैं आगे क्या कहूँ। तो अख्तर साहब कहते हैं कि ऐसे रोने से क्या होगा, इसका असर बच्चों पर पड़ेगा और रोने से कोई मसला तो हल नहीं होता, इसलिए आप सब्र करें, इंशाल्लाह सब्र का कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। भाभी जान अचानक होश में आती हैं और कहती है हाँ अख्तर, तुम सही कह रहे हो, अगर मैं रोऊंगी तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। यह कहकर वो चली जाती हैं, मुंह हाथ धो लेती हैं और उस रात भाभी जान दिल्ली चली जाती हैं और अख्तर साहब अपनी ट्रेन से वापस अपने इलाके में, अपने शहर आते हैं। ट्रेन में वो रास्ते भर सोचते रहते हैं। भाभी का रूप उनकी नज़र के सामने रहता है, कितनी प्यारी भाभी है वो, सब कुछ सहते हुए भी हालात का मुकाबला कर रही हैं, किसी का एहसान नहीं ले रही हैं। ये है हमारी भाभी जान। तो ये अफसाने का खुलासा हुआ। अब सवाल का जवाब सुने आप लोग। सवालात हैं, सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सोहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन में क्या नाम था? तो सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम था चार चेहरे। अब यहाँ एक सवाल है, मजमुआ किसको कहते हैं? तो मजमुआ कहते हैं कलेक्शन को, जिसमें बहुत सारे अफसाने हों, यानी कई अफसाने हों और कई अफसानों को मिलाकर जब एक किताब बनाई जाए तो उसको अफसानवी मजमुआ कहेंगे। एक किताब जिसमें बहुत सारी गज़लें हों तो उसको गज़लों का मजमुआ कहेंगे। तो चार चेहरे 1934 में शाये हुआ था।
सुहेल अज़ीम आबादी की तालीम, इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो अपने नानिहाल में एक मुअल्लिम से हुई। रुकैया भाभी के जिस देवर का नाम इस अफसाने में बार बार आया है वो कौन है? तो रुकैया भाभी का के देवर का जो नाम इस अफसाने में बार बार आता है वो अख्तर साहब हैं। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि उनको सियासत में दिलचस्पी थी और सियासत की वजह से उन पर अक्सर मामलात हुआ करते थे। रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शम्मी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शम्मी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, पढ़ने लिखने का शौक भी था उसको, इसलिए भाभी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा? तो रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करना पड़ा कि शम्मी के भाई की पढ़ाई जारी रहे। शम्मी के भाई की फीस जमा नहीं हो पा रही थी एमए की, जिसके लिए रुकैया भाभी ने शम्मी के हवाले ही वो चोरी कर दी थी। उसके बाद है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक किस तरह पूरा करती थी? पूरा करने के लिए कौन कौन से काम करती थी? तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो ख़त व किताबत में मशगूल हो जाती। वो नए नए लिखने वालों को ख़त लिखती और जो ख़त उनके पास आए हुए रहते उनका जवाब देती। रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में दे तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद बहुत कुछ बोल चुका हूँ, इसमें रुकैया भाभी का आ ही गया होगा। अगर आप कहें तो फिर मैं आपको बता देता हूँ रुकैया भाभी का जो किरदार है वो क्या है। रुकैया भाभी एक अच्छे कुंबे से ताल्लुक़ रखती थी, अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। जब इनकी शादी नन्हे भाई से हुई तो लोगों का ख्याल था कि यह शादी नहीं टिकेगी, लेकिन रुकैया भाभी ने अपने आप को इस माहौल में ढाल लिया। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। इस दरमियान रुकैया भाभी अपने घरों को चलाती, अपने बाल बच्चों पर ध्यान देती। वो खुद भी एक कॉलेज में जाया करती जहाँ से 400 रुपये महीने मिला करते। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती तो ट्यूशन से 50 रुपया उनको मिलता और इन रुपए से वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करती। रुकैया भाभी बच्चों का भी ख्याल रखती, अपना भी ख्याल रखती, दूसरों का भी ख्याल रखती। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। कोई मुसीबत आए तो मुसीबत को अकेले सहती, किसी तक वो उनकी वो बातें नहीं जाती जिससे पता चले कि रुकैया भाभी बहुत कमज़ोर हैं या मायूस हैं। अब जो अगला सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी को किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे? तो सुहेल अज़ीम आबादी की शुरुआती ज़िंदगी गांव में गुजरी। गांव के हालात वाक़यात से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने गांव को बहुत करीब से देखा, इसलिए गांव के मसाइल पर उनकी गहरी नज़र रही। उन्होंने अपने अफसानों में गांव को लिया और गांव के जो मसाइल हैं उस पर बहुत लिखा। और प्रेमचंद भी वैसे ही अफसाना निगार हैं। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि प्रेमचंद ने भी अपने अफसानों में गांव को लिया है। सुहेल अज़ीम आबादी ने भी अपने अफसाने में गांव को लिया। गांव में जो परेशानियां हैं, क्योंकि गांव में गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों के बीच में कौन कौन सी दुश्वारियां हो सकती हैं, कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, ये सारी बातें सुहेल अज़ीम आबादी को पता थी। इसलिए सुहेल अज़ीम आबादी ने अपने अफसानों में ऐसे ही तबके को लिया, समाज के निचले तबके के लोग, समाज के ऐसे तबके के लोग जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं पड़े। और ये उन्होंने प्रेमचंद से सीखा था, क्योंकि प्रेमचंद उनके आइडियल थे। प्रेमचंद ने भी ऐसा ही किया था, सुहेल अज़ीम आबादी ने भी ऐसा ही किया। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद तो कोई ख़ास है नहीं, सवाल का जवाब है जो मैंने इस खुलासे में आपको बता दिया है। जो मैंने कहा है वो सवाल को देखकर मैंने किया है। जितने सवालात हो सकते थे, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको पूरा अफसाना अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।